हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रेजुएशन वाला पे। आज के वीडियो में हम स्वच्छ भारत के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाले हैं, जिसमें कुल 3 यूनिट है। तो आज के इस मैराथन क्लास में स्वच्छ भारत के पूरे सिलेबस को देखेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो जिन्होंने भी SEC1 में स्वच्छ भारत का चयन किया है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिट 1 से शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 में है, पहला पॉइंट है स्वच्छता का गांधीवादी दर्शन। तो महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वे मानते थे कि गंदगी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक भी होती है। उसके बाद गांधी जी के क्या विचार थे इस पे। स्वच्छता से स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और नैतिकता का विकास होता है। उसके बाद उन्होंने शौचालयों की सफाई को सम्मानजनक कार्य माना। गांवों को स्वच्छ बनाना और उनके सर्वोदय सिद्धांत का हिस्सा था। स्वच्छता ईश्वर के समान है, किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। स्वच्छता ईश्वर के समान है, किसने कहा था? गांधी जी ने। इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। निष्कर्ष, स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी के इन्हीं विचारों पर आधारित है जो स्वच्छता को जन आंदोलन बनाता है। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की एक राष्ट्रीय स्वच्छता योजना है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था, खुले में शौच की समाप्ति, ODF। उसके बाद ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, मतलब कचरों को इधर उधर नहीं फेंकना, कचरों को व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित स्थान पे फेंकना, यानी वहां पे ले जाना। उसके बाद व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय का निर्माण, व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे कोई जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है वहां पे सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना, यही उद्देश्य था। उसके बाद स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता, मतलब लोगों के बीच जागरूकता फैलाना स्वच्छता को लेकर। इसके प्रकार, इसके दो प्रकार थे। SBM ग्रामीण यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, दूसरा था SBM अर्बन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए दो प्रकार था। स्वच्छता, स्वास्थ्य और मृत, तीसरा है स्वच्छता, स्वास्थ्य और मृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। पहला क में है हमारा स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध। स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? तो गंदगी से हैजा, टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियां फैलती है। स्वच्छ वातावरण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, सही बात है। स्वच्छता से बाल मृत्यु दर कम होता है, स्वच्छता से बाल मृत्यु दर भी कम होता है। हमें है मृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट बराबर घरों, बाजारों, उद्योगों से निकलने वाला कचरा। तो ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं? घरों, बाजारों, उद्योगों से निकलने वाला कचरा क्या कहलाता है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के चरण। इसके क्या चरण है? कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, गीला सूखा, मतलब गीले और सूखे कचरों से कुछ नए चीज का निर्माण करना, यानी कि कचरे का स्रोत पर पृथक्करण। संग्रहण, कलेक्शन करना, सभी जगह से कचरे को एक जगह इकट्ठा करना, यानी संग्रहण करना, कलेक्शन करना। उसके बाद परिवहन, सबको इकट्ठा करके एक गाड़ी पे रखना, यानी ट्रांसपोर्टेशन करना, वहां से दूसरे जगह ले जाना, जहां उसको ले जाना है, जहां से उस कचरे से निर्माण का कार्य किया जा सके। तो परिवहन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके बाद प्रसंस्करण, रिसाइकलिंग, और प्रसंस्करण का मतलब होता है रिसाइकलिंग, मतलब उसी कचरे को रिसाइकल करके कुछ नए चीज का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद निपटान, और जो कचरा किसी नए चीज बनाने लायक नहीं है उसका निपटान करना, यानी डिस्पोजल, जला देना उसको, डिस्पोजल। उसके बाद इससे लाभ, स्वच्छ भारत से क्या लाभ? पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ भारत अभियान से क्या लाभ होगा? पर्यावरण संरक्षण होगा। स्वच्छ शहर और गांव होगा, इस मिशन से क्या होगा? शहर स्वच्छ हो जाएगा और गांव भी स्वच्छ हो जाएगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। उसके बाद चौथा है SBA के लिए APSH और नोडल मंत्रालय। इसके नोडल मंत्रालय कौन कौन है? इसके लिए नोडल मंत्रालय
ग्रामीण क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? जल शक्ति मंत्रालय। और शहरी क्षेत्र के लिए कौन है? आवासन और शहरी कार्यालय मंत्रालय। आवासन और क्या है? शहरी कार्यालय मंत्रालय। उसके बाद है एपीएस। अब एपीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? अपेक्स पब्लिक सैनिटेशन हेरेची, स्वच्छता संस्थागत ढांचा, इसका एपीएसएच। इसका क्या महत्व है? केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर स्वच्छता समितियां, नीति निर्माण, क्रियान्वयन और निगरानी। इसके बाद वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन। भूमिका, इसकी क्या भूमिका है? योजनाओं का समन्वय, लक्ष्य निर्धारण, इसमें लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, प्रगति की समीक्षा, स्वच्छ भारत के विभिन्न चरण और उनका मूल्यांकन। एसबीए मतलब स्वच्छ भारत के विभिन्न चरण और उनका मूल्यांकन। चरण, इसके कुछ निम्नलिखित चरण है। पहला, योजना निर्माण, लक्ष्य और रणनीति, इसके लिए पहले लक्ष्य और रणनीति बनाना। दूसरा, कार्यान्वयन, शौचालय निर्माण एवं जागरूकता। उसके बाद व्यवहार परिवर्तन, ओडीएफ को स्थायी बनाना। उसके बाद निगरानी, नियमित निरीक्षण। उसके बाद सत्यापन, ओडीएफ हो गया, ओडीएफ प्लस मूल्यांकन, सर्वेक्षण, मूल्यांकन के अंदर इसके सर्वेक्षण करना, स्वच्छता रैंकिंग निकालना, पुरस्कार देना। उसके बाद नागरिक दायित्व, स्वच्छता में भूमिका, नागरिकों की क्या भूमिका है? तो स्वच्छता में सबसे ज्यादा भूमिका नागरिक का ही होगा। घर और आसपास साफ रखना, कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाना, कचरे को एक व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित जगह पे रखना, इधर उधर मत नहीं फेंकना, शौचालय का उपयोग करना, बाहर खुले में शौच नहीं करना, स्वच्छता अभियानों में भागीदारी लेना। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या है? यूनिट 1 का, स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल हो सकता है जब सरकार और नागरिक मिलकर जिम्मेदारी निभाए। तो ये दोनों का संतुलन होगा तभी होगा, ये सक्सेस होगा। उसके बाद परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पंक्ति यानी की लाइन क्या है इसका? तो यूनिट 1 का की लाइन है, स्वच्छ भारत अभियान गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। स्वच्छ भारत अभियान किस पे आधारित है? गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हैं, और नागरिक सहभागिता के बिना कोई भी स्वच्छता अभियान सफल नहीं हो सकता है। यूनिट 1 खत्म हो चुका है, अब यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में स्वच्छ भारत ग्रामीण एवं शहरीय आयाम, ग्रामीण और शहरीय आयाम के बारे में इसमें है। स्वच्छ भारत रूरल एंड अर्बन फेस्टेज। ग्रामीण स्वच्छ भारत, पहला है ग्रामीण स्वच्छ भारत, रूरल रूरल में स्वच्छ भारत। तो पहला है सभी घरों में स्वच्छता कवरेज 2014 बनाम 2022। 2014 की स्थिति, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था। तो 2014 की क्या स्थिति थी? ग्रामीण भारत में शौचालय कवरेज बहुत कम था, ग्रामीण इलाके में शौचालय बहुत कम ही था, सब लोग खुले में शौच करने जाते थे। 2014 की स्थिति ये था। लगभग 55% ग्रामीण परिवार खुले में शौच करते थे, लगभग 55%। हालांकि इसमें 55% दिखा रहा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इससे भी ज्यादा था। स्वच्छता को लेकर जागरूकता की कमी थी, स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता की कमी थी। और अब 2022 की क्या स्थिति है? लगभग 100% ग्रामीण घरों में शौचालय उपलब्ध है। इस मिशन का यही फायदा हुआ। भारत के अधिकतर गांव ओडीएफ घोषित किए गए, व्यवहार परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका निष्कर्ष क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के कारण ग्रामीण भारत में स्वच्छता क्रांति आई और जीवन स्तर में सुधार आया। उसके बाद खुले में शौच मुक्त गांव, इसका मानदंड क्या है खुले में शौच मुक्त का? ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री गांव वह है जहां कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता। ओडीएफ गांव के मुख्य मानदंड, सभी घरों में कार्यशील शौचालय, सामुदायिक शौचालय की उपलब्धता, शौचालय का नियमित उपयोग, खुले में शौच पर सामाजिक रोक,
बच्चों और महिलाओं की विशेष भागीदारी, इसका क्या महत्व है? महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, रोगों में कमी, स्वच्छ और स्वास्थ्य वातावरण। ओडीएफ प्लस मॉडल, ओडीएफ प्लस मॉडल क्या है? प्रमुख, इसका प्रमुख संकेतक क्या है ओडीएफ प्लस मॉडल का? तो ओडीएफ प्लस मॉडल से एक कदम आगे की स्थिति है। ओडीएफ प्लस जो है, ओडीएफ से एक कदम आगे की स्थिति है। ओडीएफ प्लस के संकेतक: ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, गांव में कचरा पृथक्करण, नालियों और जल स्रोतों की सफाई करना, प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान करना, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता। इसके क्या लाभ हैं? ओडीएफ प्लस के क्या लाभ हैं? पर्यावरण संरक्षण, अस्थायी स्वच्छता, स्वच्छ गांव, यानी स्वच्छ गांव तो स्वस्थ गांव, अगर स्वच्छ गांव रहेगा तो गांव स्वस्थ रहेगा। शहरी स्वच्छ भारत, अब दूसरा है शहरी स्वच्छ भारत। ग्रामीण हमने देख लिया। पहला सतत स्वच्छता, सतत स्वच्छता का अर्थ है लंबे समय तक स्वच्छता बनाए रखना। उसके बाद इसके प्रमुख तत्व क्या है? सतत स्वच्छता के प्रमुख तत्व कौन कौन है? चलिए देखते हैं। शौचालयों का निरंतर उपयोग करना, नियमित सफाई व्यवस्था, जन भागीदारी, तकनीकी विचार। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका क्या उद्देश्य था? स्वच्छता को आदत बनाना, अस्थायी नहीं अस्थायी समाधान, स्वच्छता को लेकर अस्थायी समाधान निकालना। दूसरा, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल प्रबंधन के बारे में। घरेलू और औद्योगिक गंदे पानी का उपचार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जल का पुनः उपयोग करना, रीयूज ऑफ वाटर। उसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, डोर टू डोर कचरा संग्रह। जैसे डोर टू डोर कचरा संग्रह का क्या मतलब है? जैसे शहर में आता है ना गाड़ी, हर गली में आता है और बोलता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो क्या करता है? कचरे को जमा करता है और लेके जाता है जहाँ पे उसको लेके जाना होता है, जहाँ से उसका रिसाइकलिंग किया जा सके, रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग किया जाए। इसके बाद वैज्ञानिक निपटान, इससे क्या लाभ है? जल और भूमि प्रदूषण में कमी होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से क्या होगा? जल और भूमि प्रदूषण में कमी होगा, स्वच्छ शहर हो जाएगा, स्वास्थ्य सुरक्षा हो जाएगा। उसके बाद कचरा मुक्त शहर, गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त शहर। कचरा मुक्त शहर वे शहर हैं जहां कचरे का वैज्ञानिक और पूर्ण प्रबंधन होता है। विशेषता, इसके क्या विशेषता है? 100% कचरा संग्रह, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, लैंडफिल पर निर्भरता कम, प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण। उसके बाद स्टार रेटिंग प्रणाली, 1 से 7 स्टार। कचरा मुक्त शहर, अगर कोई कचरा मुक्त शहर है तो उसको कौन सा स्टार मिलेगा? 1 से 7 के बीच। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन होता है। अब यूनिट 2 का निष्कर्ष देखते हैं। ग्रामीण और क्या है? ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन गुणवत्ता में सुधार किया। सही बात है। ओडीएफ और ओडीएफ प्लस और गार्बेज फ्री सिटी की ओर बढ़ना सतत विकास का प्रतीक है। नागरिक सहभागिता के बिना स्वच्छता संभव नहीं है, बिल्कुल संभव ही नहीं है। अब लास्ट यूनिट हमारा है यूनिट 3, संभावनाएं और चुनौतियां। मतलब स्वच्छ भारत के क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां, इसके बारे में देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस क्या है स्वच्छ भारत का? पहला, दृष्टिकोण और धारणाएं। अर्थ, इसका क्या अर्थ है? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण और धारणाएं का। दृष्टिकोण और धारणा यह तय करती है कि लोग स्वच्छता को कैसे देखते हैं और अपनाते हैं। प्रमुख मुद्दे: स्वच्छता को अभी भी कई जगह सरकारी जिम्मेदारी माना जाता है, यानी लोग जागरूक नहीं हैं। कुछ लोग शौचालय होते हुए भी खुले में शौच करते हैं, ये तो गलत बात है। सफाई कार्य को निम्न स्तर का काम समझना, मतलब सफाई कार्य को निम्न स्तर का काम समझना, हाँ, जबकि सफाई को अपना प्राथमिक कार्य समझना चाहिए, ना कि निम्न स्तर का काम समझना चाहिए। सुधार की संभावना, इसमें सुधार की क्या क्या संभावनाएं हैं? व्यवहार परिवर्तन, संचार बीसीसी, व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जैसे कि सफाई को निम्न स्तर का ना समझे, उसे प्राथमिकता ज्यादा दे। स्कूल और कॉलेज स्तर पर स्वच्छता स्वच्छता शिक्षा,
सामाजिक सम्मान और पुरस्कार प्रणाली। इसका निष्कर्ष क्या है? जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक स्वच्छता अस्थायी नहीं बन सकती। सही बात है। उसके बाद पर्यावरण और वित्तीय मुद्दे। पर्यावरणीय मुद्दे, कचरे का गलत निपटान, भूमि जल और वायु प्रदूषण। पर्यावरणीय मुद्दे क्या हो सकता है? अगर कचरे का गलत निपटान होता है, यानी कि उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, तो उससे क्या होगा? उससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाएगी। भूमि और जैसे नदी में बहा अगर नदी में कचरे को बहा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल पॉल्यूटेड हो जाएगा, यानी जल प्रदूषित हो जाएगा। भूमि भी प्रदूषित हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को खतरा। प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण को खतरा हो सकता है। जल स्रोतों का दूषित होना। जल स्रोत दूषित हो जाता है नदी में कचरे को प्रवाहित करने से। वित्तीय मुद्दे, शौचालय निर्माण और रख रखाव की लागत, कचरा प्रबंधन के लिए संसाधनों की कमी, स्थानीय निकायों पर आर्थिक दबाव। इसके क्या संभावनाएं हो सकते हैं? रिसाइकलिंग से आय की प्राप्ति हो सकती है। कचरे से ऊर्जा मिल सकती है। वेस्ट टू एनर्जी, जैसे गोबर गैस। निजी क्षेत्र की भागीदारी, पीपीपी मॉडल, निजी क्षेत्र की भागीदारी। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। निगरानी एवं पर्यवेक्षण, इसकी निगरानी और पर्यवेक्षण के बारे में। निगरानी और पर्यवेक्षण का क्या महत्व है? निगरानी से यह सुनिश्चित होता है कि योजनाएं कागजों तक सीमित न रहे, वह ग्राउंड लेवल पे भी चलता रहे। निगरानी के साधन, निगरानी के क्या क्या साधन हो सकते हैं? मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल, थर्ड पार्टी सत्यापन, सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सभा की बैठक। इसके चुनौतियां क्या हो सकते हैं? डेटा की विश्वसनीयता, नियमित निरीक्षण की कमी, मानव संसाधनों की कमी। सामुदायिक गतिविधियां, इसकी क्या भूमिका है? सामुदायिक भूमिका के बारे में पहले सामुदायिक भागीदारी। स्वच्छता अभियान की रीढ़ है। प्रमुख गतिविधियां, स्वच्छता अभियान और रैलियां। श्रमदान, महिला स्वयं सहायता समूह की भूमिका, एनजीओ और युवा संगठनों की भागीदारी। इसके क्या लाभ हो सकते हैं? सामुदायिक गतिविधियां के लाभ, तो स्वच्छता को सामाजिक आंदोलन बनाना, सामूहिक जिम्मेदारी का विकास, अस्थायी व्यवहार परिवर्तन। उसके बाद इसका यूनिट 3 का निष्कर्ष देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए दृष्टिकोण, परिवर्तन, पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रभावी निगरानी और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। चुनौतियों के साथ साथ अपार संभावनाएं भी मौजूद है। तो यही था स्वच्छ भारत का संपूर्ण सिलेबस का निचोड़। आई थिंक अब आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसमें सारे यूनिट का, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सब्जेक्टिव में। और रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो इसके अगले वीडियो में हम इसके तीनों यूनिट के ऑब्जेक्टिव का महामैराथन करवा देंगे। लगभग 40 क्वेश्चन होंगे उसमें। उसके बाद आपका स्वच्छ भारत का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिएगा। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।